जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार क्लब ऑफिशियल में। दोस्तों, स्क्रीन पर जो किताब आपको दिखाई दे रही है ये बिहार दरोगा एवं बिहार पुलिस के लिए एसपीडी का समान विज्ञान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सब में दिया हुआ है। इसमें मुख्य आकर्षण में भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान, हमारा सौरमंडल, पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को रखा गया है। बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार सचिवालय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलिए इस बुक को भी देख लेते हैं कैसा कैसा इसमें प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला टॉपिक है हेनरी बेकुलर। हेनरी बेकुलर के बारे में जान लेते हैं कि इनका जन्म 1852 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1908 ईस्वी में हुई थी। इनका शासनकाल कह सकते हैं, इनका टेन्योर कह सकते हैं, 1852 से 1908 तक रहा। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे और इन्होंने रेडियो एक्टिविटी तथा गामा किरणों की खोज की थी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी तथा गामा किरणों की खोज की थी। गामा किरण की खोज पॉल बिलार्ड भी किया था। ठीक, इनका भी उसमें महत्व होगा, सहयोग होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नील बोहर। नील बोहर का टेन्योर 1885 से 1962 तक। ये डेनमार्क के वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना का मॉडल तैयार किया था। परमाणु की संरचना का पूछता है आपसे क्वेश्चन कि परमाणु की संरचना का मॉडल किसने प्रतिपादित किया था, तो नील बोहर, और इन्हें 1922 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला है कि हेनरी कैवेंडिश। इनका टेन्योर 1731 से 1810 ईस्वी तक रहा। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किया था। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किया किसने, तो हेनरी कैवेंडिश ने। अगला है कि जेम्स चैडविक। इनका टेन्योर 1891 से 1974 तक रहा। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1932 में परमाणु की रचना में विद्युत आवेश रहित परमाणु कण न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जेम्स चैडविक ने की थी 1932 में। अगला पॉइंट है कॉपरनिकस। तो कॉपरनिकस ये पोलैंड के खगोल शास्त्री थे जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर घूमती है। अगला पॉइंट देखते हैं मैडम क्यूरी। तो मैडम क्यूरी का टेन्योर 1867 से 1934 तक रहा। ये भी पोलैंड के वैज्ञानिक थे, बाद में फ्रांस की नागरिकता ग्रहण कर ली और इन्होंने रेडियम की खोज की। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी, और इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार 1903 और 1911 में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए अगला पॉइंट है जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन, इनका टेन्योर रहा 1776 से 1844। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और गुणित अनुपात का नियम भी इन्होंने ही दिया था। आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था, तो जॉन डाल्टन ने दिया था। गुणित अनुपात जॉन डाल्टन, ये दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला है कि चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे और इनकी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में विकास का सिद्धांत, नेचुरल ऑफ सिलेक्शन जिसको बोलते हैं, प्रतिपादित किया गया। विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो चार्ल्स डार्विन, और नेचुरल सिलेक्शन नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो ये भी चार्ल्स डार्विन के हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन। इनका टेन्योर रहा था 1879 से 1955 तक। ये यहूदी मूल के जर्मन वैज्ञानिक थे जो बाद में अमेरिका में जाकर बस गए थे और इन्होंने 1933 नहीं होगा यहाँ, 1905 में दिए थे सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत E = mc² का प्रतिपादन किए थे। इसमें मिसप्रिंट हो गया होगा। 1905 में इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिए और इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या भी की। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार 1921 में मिला और 21 का नोबेल पुरस्कार इनको 1922 में दिया गया था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इनका टेन्योर रहा 1881 से 1955 और ये ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन की खोज की थी। लाइसोजाइम और पेनिसिलिन की खोज की थी और लाइसोजाइम की खोज डी डुवे भी किया था। बहुत सारे वैज्ञानिक मिलकर इसका खोज करते थे पहले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि गैलीलियो। इनका रहा टेन्योर 1564 से लेकर 1642 ईस्वी तक। ये इटली के वैज्ञानिक थे जिन्होंने टेलीस्कोप यानी दूरबीन का निर्माण किया था और कॉपरनिकस की थ्योरी का समर्थन भी किया था और गति के जड़त्व नियम का प्रतिपादन गैलीलियो ने ही किया था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे, इनका टेन्योर रहा 1578 से 1657 ईस्वी तक। ये ब्रिटिश डॉक्टर थे जिन्होंने रक्त परिवहन की खोज की थी। रक्त परिवहन 1628 में और तथा कार्यकी एवं भ्रूणिकी का प्रयोगात्मक अध्ययन भी किया था
और अगला प्रश्न है कि एडवर्ड जेनर, इनका टेन्योर रहा 1749 से 1823 तक। ये इंग्लिश डॉक्टर थे जिन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। चलिए अगला है जोसेफ लिस्टर, 1827 से 1912 तक रहे। ये ब्रिटिश सर्जन थे, इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि जोसेफ प्रिस्टली 1733 से 1804 तक रहे। ये ब्रिटिश रसायन शास्त्री थे जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी और गैसों को एकत्रित करने की विधि का भी विकास इन्होंने, गैसों को एकत्रित करने का विधि का विकास किसने किया? तो जोसेफ प्रिस्टले ने। चलिए अगला है कि डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन, 1845 से 1923 तक रहा इनका टेन्योर रहा। ये जर्मन वैज्ञानिक थे, रॉन्टजन जर्मन वैज्ञानिक थे और जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी। अतः एक्स किरणों के को रॉन्टजन रेंज भी कहा जाता है। रॉबर्ट हुक 1635 से 1703 तक, इन्होंने सर्वप्रथम मृत पादक ऊतक में कोशिकाएं देखी और सन 1665 में इन्हें सेल्स की संज्ञा दी। इन्होंने पदार्थ की प्रत्यास्थता का भी अध्ययन किया था सबसे पहले। चलिए अगला है कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड 1871 से 1937 ये स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1911 में परमाणु के नाभिक की खोज की थी। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किए थे और जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नामकरण भी, परमाणु के नाभिक का खोज किए थे। चलिए अल्फा बीटा गामा किरणों का नामकरण किए थे, अल्फा बीटा गामा किरणों का नामकरण किए थे। आर्यभट्ट 476 से 520 तक रहे। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे जिनकी रचना आर्यभट्टीय कहलाती है और इन्होंने गणित एवं खगोल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। सबसे पहले इन्होंने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और सूर्य की परिक्रमा करती है और शून्य का आविष्कार भी आर्यभट्ट ने किए थे। अगला प्रश्न है जगदीश चंद्र बोस 1858 से 1937, प्रसिद्ध भौतिकी विज्ञानी जिन्होंने मार्कोनी से भी पहले बेतार प्रणाली का प्रदर्शन किया था। उन्होंने वनस्पतियों की संवेदनशीलता पर अनेक आश्चर्यजनक प्रदर्शन किए। इन्होंने बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की। इन्होंने क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार भी किया था, क्रेस्कोग्राफ। चलिए अगला प्रश्न है कि चंद्रशेखर वेंकट रमन 1888 से 1970 तक रहे। रमन प्रभाव के लिए 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, इन्हें प्राप्त हुआ था और उनके द्वारा रमन प्रभाव 28 फरवरी को आविष्कृत हुआ था, जिसके महत्व को देखते हुए प्रतिवर्ष 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और 1954 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न तथा 1958 में लेनिन शांति पुरस्कार से विभूषित किया गया। तो 1954 में 3 व्यक्तियों को नोबेल भारत रत्न दिया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वेंकट रमन। चलिए अगला प्रश्न है बीरबल साहनी 1891 से 1949 तक रहे। प्रसिद्ध वनस्पतिज्ञ एवं इन्होंने अपने विस्तृत अनुसंधान क्षेत्र के अंतर्गत कुछ फर्नों की सजातीयता और संरचना का निर्णायक खोज किया। मेघनाथ साहा तो भौतिकी के विश्व प्रसिद्ध विद्वान थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए और तापीय आयनन सिद्धांत एवं थर्मोडायनेमिक्स में इनके महत्वपूर्ण अनुसंधान है। इनकी अनुपम कृति है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। पूछता है क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेघनाथ साहा। चलिए है अगला प्रश्न देखते हैं कि डॉक्टर सलीम अली। तो सलीम अली 1897 से लेकर 1987 तक रहे। ये प्रसिद्ध प्रकृति विज्ञानी एवं पक्षी विशेषज्ञ थे। इन्हें भारत का बर्ड्समैन कहा जाता है। भारत का बर्ड्समैन भी सलीम अली को कहा जाता है। इन्हें 1976 में पद्म विभूषण से तथा 1983 में वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए अगला प्रश्न है कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा 1909 से 1966 तक रहे। भारत में 1948 ईस्वी में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा थे। वे परमाणु अनुसंधान केंद्र, बाद में भाभा अनुसंधान केंद्र के संस्थापक थे। वे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित प्रथम परमाणु ऊर्जा के शांति प्रयोग अधिवेशन के भी अध्यक्ष रहे थे। वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के पहले निर्देशक भी थे, डायरेक्टर। चलिए अगला है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1910 से 1995 तक रहे और भारतीय मूल के इस अमेरिकी वैज्ञानिक ने तारों के संबंध में अनेक उल्लेखनीय अनुसंधान किए और 1983 में इन्होंने विलियम फाउलर के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इनको मिला था 1983 में संयुक्त रूप से।
और सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा इस बात को। अगला है कि हरगोविंद खुराना, इन्होंने अनुवंशिकी के प्रोटीन संश्लेषण पर अत्यंत उल्लेखनीय अनुसंधान किए हैं और अनुवंशिकी कोड, सबसे पहले अनुवंशिकी कोड की खोज की और 1968 में इन्हें अपने अमेरिकी सहयोगकर्मियों के साथ चिकित्सा नोबेल पुरस्कार, विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला था 1968 में, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला 1968 में। सतीश धवन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो बंगलौर में स्थित है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बंगलौर में, के भूतपूर्व अध्यक्ष थे सतीश धवन और इनके अथक प्रयास से आर्यभट्ट, रोहिणी और एप्पल जैसे उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए और इन्होंने सुपरसोनिक एवं ट्रांससोनिक विंड टनल के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सबसे पहले भारत में आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था 1975 ईस्वी में। अगला है कि विक्रम साराभाई 1919 से 1971 तक सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक विक्रम साराभाई परमाणु ऊर्जा आयोग एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष भी रहे थे। और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ है, अहमदाबाद, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना में इनका अहम योगदान रहा था विक्रम साराभाई का। चलिए इस पर कुछ टेस्ट पेपर दिया गया। टेस्ट पेपर 1 है, आपको बताना है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, तो रेडियो एक्टिविटी की खोज बताइए, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर हेनरी बेकुलर। चलिए एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था, तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात इसका राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ लिस्टर। कुछ समय दे रहे हैं 2-3 सेकंड, आप लोग भी इसको सोचिए। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये हो जाएंगे होमी जहांगीर भाभा। चलिए अगला प्रश्न है कि E बराबर MC स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था, तो E बराबर MC स्क्वायर का प्रतिपादन अल्बर्ट आइंस्टीन किए थे। चलिए अगला प्रश्न है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, तो सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे अल्बर्ट आइंस्टीन। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है, तो इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलोर। 1969 में इसका स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगला है चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 ईस्वी में। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है, तो सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा। अगला है कि क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी, तो ये क्रेस्कोग्राफ खोज किए थे जगदीश चंद्र बोस, जेसी बोस। अगला प्रश्न है कि द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है, द हिस्ट्री ऑफ द हिंदू साइंस मेघनाथ साहा। अगला प्रश्न है कि चेचक के टिक्के की खोज, चेचक के टिक्के की खोज राइट आंसर इसका एडवर्ड जेनर। चलिए अगला प्रश्न है कि किसने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक किया था। अगला प्रश्न है कि परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन, और गुणित अनुपात भी यहीं दिए थे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोज किया था, तो हो जाएगा हेनरी कैवेंडिश। अगला प्रश्न है कि रक्त परिवहन की खोज किसने की थी, तो रक्त परिवहन की खोज की थी विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है कि एक्सरे की खोज किसने की थी, एक्सरे की खोज WC रॉन्टजन। अगला प्रश्न है कि गति के जड़त्व नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो गति के जड़त्व नियम लॉ ऑफ इनर्शिया जिसको बोलते हैं गैलीलियो। अगला प्रश्न है कि गति का नियम किसने दिया था, तो गति का नियम दिया था आइजैक न्यूटन। अगला प्रश्न है कि भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है, तो भारत का बर्ड्समैन डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि आनुवंशिकी कोड की खोज किसने की थी, तो आनुवंशिकी कोड की खोज हरगोविंद खुराना किए थे। इन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार चिकित्सा का मिला था, याद रखिएगा। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था, तो टेलीस्कोप का निर्माण
गैलीलियो। चलिए अगला प्रश्न है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज डी डुवे। अगला है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है कि लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो लाइकेन की खोज की थी तुलास ने, और इसका नामकरण किए थे थियोफ्रेस्टस, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो जीवाणु का पता लगाए थे लीवेनहॉक, इसलिए इनको जीवाणु विज्ञान का पिता लीवेनहॉक को कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का पिता किसने कहा जाता है? लीवेनहॉक को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे 1928 ईस्वी में, याद रखिएगा। और ये विश्व का पहला एंटीबायोटिक था जो कवक से प्राप्त होता है, पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये रॉबर्ट हुक किए थे 1665 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज बेटिंग और बेस्ट किए थे 1921 ईस्वी में, याद रखिएगा। बताते चल रहे हैं। गामा किरण की खोज किसने की थी? तो गामा किरण की खोज की थी पॉल बिलार्ड, और नामकरण रदरफोर्ड, याद रखिएगा। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो नेचुरल सिलेक्शन चार्ल्स डार्विन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज सीले और प्रिस्टले किया था, याद रखिएगा, सीले और प्रिस्टले। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक कौन थे? तो गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक थे आइजैक न्यूटन। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थाएं। तो अनुसंधान संस्थाएं में देख लेते हैं कि चिकित्सा विज्ञान संबंधित संस्थाएं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी ये कोलकाता में है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ये चंडीगढ़ में है। ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी रिसर्च सेंटर चेन्नई में है। अगला है कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। तो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर ये गुड़गांव में, हरियाणा। मलेरिया रिसर्च सेंटर दिल्ली में है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहाँ है? ये नई दिल्ली। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ये भी नई दिल्ली। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में है। और नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट आपका लखनऊ में ही है। चलिए अगला है कि कुछ पॉइंट्स है कि कृषि और पशुपालन अनुसंधान संस्थाएं क्या है? तो गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये भारत के कोयम्बटूर में है। कोयम्बटूर कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में। और केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक। और यही कर दे कि इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो मनीला जो फिलीपींस में है। अगला है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये जोधपुर में है। और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये करनाल हरियाणा में। अगला है कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बोटनी कहाँ है? तो ये भी लखनऊ में स्थित है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। अगला देखते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये नई दिल्ली में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च कहाँ है? तो ये बंगलौर में स्थित है। और इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट ये रांची झारखंड में स्थित है। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट तो ये राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थाएं देख लेते हैं कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है? तो ये अहमदाबाद में है। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ है? तो ये इंदौर मध्य प्रदेश। और इनसेट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? तो ये थुम्बा केरल में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट तो ये देहरादून में है। अगला है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तो ये है आपका त्रिवेंद्रम जो केरल में है। और इसरो सैटेलाइट सेंटर कहाँ है? तो ये बेंगलोर में है। चलिए अगला है कि परमाणु अनुसंधान संस्थाएं। इसमें कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कहाँ है? तो ये कल्पकम तमिलनाडु में है। और रेडियो इम्यूनो एसेस सेंटर डिब्रूगढ़ असम में है। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क जो कहाँ है? ट्राम्बे मुंबई में। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरीज कहाँ है? अहमदाबाद में है। अगला है कि साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स तो साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स एक कोलकाता में है। अन्य अनुसंधान संस्थाएं देख लेते हैं कि नेशनल
इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो ये नागपुर में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देहरादून। अगला एक नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, ये आपका पुणे में है। और सेंटर मैरीन रिसर्च सेंटर, ये चेन्नई में स्थित है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो ये रुड़की उत्तराखंड में है। अगला है कि सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहाँ स्थित है, तो ये आपका हैदराबाद। और वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो इज्जतनगर। चलिए इस पर कुछ टेस्ट पेपर 2 देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है, तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है आपका तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक कहते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स। अगला प्रश्न है कि सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये आपका राइट आंसर हैदराबाद में स्थित है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सेंटर फॉर डीएनए एवं फिंगरप्रिंट डायग्नोस्टिक कहाँ स्थित है, तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो आधुनिक वर्गीकरण का जो पिता कहते हैं ए कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे स्लाइडेन और स्वान। कौन किए थे, स्लाइडेन और स्वान। अगला प्रश्न है कि शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरीज कहाँ स्थित है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरीज कहाँ स्थित है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पुणे में। कहाँ है, पुणे। अगला प्रश्न है कि मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, तो मलेरिया रिसर्च सेंटर जो आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा दिल्ली। कहाँ है, दिल्ली। अगला प्रश्न है कि अंगूरों का उत्पादन संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटिकल्चर। अगला प्रश्न है कि नेत्र गोलक के जो चिकित्सक डॉक्टर होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है कि वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका राइट आंसर हो जाएगा इज्जतनगर। कहाँ है, इज्जतनगर, इज्जतनगर। चलिए अगला प्रश्न है कि किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी में। क्या हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों से संबंधित विज्ञान का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो प्लाज्मा जो अनुसंधान संस्थान है एक गांधीनगर में स्थित है। कहाँ है, गांधीनगर गुजरात में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। और वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो वायरोलॉजी कहते हैं। वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहाँ है, तो ये ट्राम्बे महाराष्ट्र मुंबई में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो इसका राइट आंसर गुड़गांव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जीवों में पाए जाने वाले रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जीवों में पाए जाने वाले रोगों के अध्ययन को पैथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, पैथोलॉजी कहते हैं, पैथोलॉजी। अगला प्रश्न है कि कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, तो कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा को एंटोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। अगला प्रश्न है कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क एवं ट्रेविडिनस ने किया था, लैमार्क एवं ट्रेविडिनस। अगला प्रश्न है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो चिकित्सा शास्त्र का जनक जो कहा जाता है ये हिपोक्रेटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, हिपोक्रेटस को। अगला प्रश्न है कि ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, तो ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर जो स्थित है आपका ये चेन्नई में है। कहाँ है, चेन्नई में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी CIT कहाँ स्थित है, तो ये आपका इंदौर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मधुमक्खी पालन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं, मधुमक्खी पालन संबंधित विज्ञान को एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भूकंपों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो भूकंपों के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं। आपको बता देते हैं कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक जिसको कहा जाता है यह है थियोफ्रेस्टस। चलिए अगला प्रश्न है कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो जंतु विज्ञान का जनक जो है ए अरस्तु को कहा जाता है। पशु विज्ञान का भी उन्हीं को कहा जाता है। ट्रेडमिल टेस्ट किस चिकित्सा से संबंधित है, तो जो ट्रेडमिल टेस्ट होता है ये हृदय से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये आपका मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, इसका राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य। स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो स्वप्नों के अध्ययन को और न्यूरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, और न्यूरोलॉजी कहते हैं। स्वप्नों के अध्ययन को और न्यूरोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो केंद्रीय
वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये आपका लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है कि फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मानव विकास का जो अध्ययन जो होता है वो इसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। अगला प्रश्न देखते हैं कि ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये आपका कटक में है। कहाँ है? कटक में, अंतर्राष्ट्रीय मनीला में है। अगला प्रश्न है कि कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं कि भौतिकी से संबंधित है, नाभिकीय भौतिकी। तो चलिए देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में अंग्रेज वैज्ञानिक जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के रूप में की थी। इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म कण होते हैं तथा यह परमाणु के नाभिक के बाहर चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पर 1.6 × 10⁻³ कूलम्ब का आवेश होता है और इनका जो द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg होता है। यह एक अस्थायी स्टेबल कण है। अगला है कि प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक गोल्डस्टीन के द्वारा 1896 में नाइट्रोजन नाभिकों पर अल्फा कणों के प्रहार करने से हुई थी और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.6729 × 10⁻27 kg होता है और यह आवेश और इस पर आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब धनावेशित होता है और यह एक अति सूक्ष्म कण है और इसका उपयोग जो होता है कृत्रिम तत्वावरण जिसको आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूशन में किया जाता है, ट्रांसम्यूटेशन में किया जाता है, आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन में किया जाता है। अगला है कि न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने 1932 में बेरिलियम पर अल्फा कणों के प्रहार करके की थी और यह एक आवेश रहित कण है। इसका द्रव्यमान 1.675 × 10⁻27 kg होता है और इसका वेधन जो क्षमता होता है अत्यधिक होता है। यह कैंसर की चिकित्सा और नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त किया जाता है। पॉजिट्रॉन, यह एक धनावेशित कण है। यह एक धनावेशित मूल कण है जिसका द्रव्यमान और आवेश परिमाण में इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण भी कहा जाता है। इसकी खोज 1932 में एंडरसन ने किया था। अगला है कि न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रिनो जो है यह लगभग द्रव्यमान रहित है, रेस्ट मास है और आवेश रहित मूल कण है। इसकी खोज 1930 में पाउली के द्वारा किया गया था। न्यूट्रिनो का भी एक प्रतिकण है जिसे एंटीनो न्यूट्रिनो कहा जाता है, एंटी न्यूट्रिनो कहा जाता है। फोटोन। तो फोटोन जो होता है ऊर्जा के बंडल पॉकेट्स होते हैं जो प्रकाश की चाल से चलते हैं और सभी प्रकार की विद्युत चुम्बकीय जो किरणों का निर्माण होता है यही फोटोन से इन्हीं मूल कणों से होता है। इनका विराम द्रव्यमान जो शून्य होता है। अगला है कि कार्बन काल, कार्बन डेटिंग। तो इस विधि का द्वारा जीवों के अवशेषों के आयु का पता लगाया जाता है और जीवित अवस्था में प्रत्येक जीव, पौधे या जंतु में कार्बन 14 एक रेडियोएक्टिव समस्थानिक तत्व को ग्रहण करता है और मृत्यु के बाद उसका ग्रहण करना बंद हो जाता है। अतः मृत जीव में कार्बन 14 की सक्रियता को माप करके उसकी मृत्यु से वर्तमान समय की गणना की जा सकती है। अगला है कि यूरेनियम डेटिंग काल। तो ये यूरेनियम डेटिंग काल में चट्टान आदि प्राचीन निर्जीव पदार्थों की आयु को उनमें उपस्थित रेडियोएक्टिव खनिजों जैसे यूरेनियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। यूरेनियम काल निर्धारण की इस विधि द्वारा चंद्रमा से लाई गई चट्टानों की आयु 4.6 × 10⁻9 यानी 4.6 अरब वर्ष पाई गई है, जो लगभग उतनी है जितनी पृथ्वी है। नाभिकीय रिएक्टर। तो नाभिकीय जो रिएक्टर है यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें यूरेनियम 235 का नियंत्रित विखंडन कराया जाता है और प्रथम नाभिकीय रिएक्टर वैज्ञानिक एनरिको फॉर्मी के निर्देशन में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में 1942 में बनाया गया था और नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित रखने के लिए कैडमियम या बोरॉन की लंबी छड़ों का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन। तो जब यूरेनियम 235 पर मंद गति से न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है तो भारी नाभिक विभक्त हो जाते हैं और साथ ही बहुत अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस अभिक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं और परमाणु जो बम होता है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित होता है और प्रथम परमाणु बम 1945 में बनाया गया था जिसका विस्फोट द्वितीयक विश्व युद्ध जो 6 अगस्त 1945 जापान के हिरोशिमा पर तथा दूसरा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर किया गया था। अगला है कि नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय जो संलयन होता है जब दो या अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तथा अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त करते हैं तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। और सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा जो मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन ही है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। तो प्रथम हाइड्रोजन बम 1952 ईस्वी में बनाया गया था। चलिए कुछ आविष्कार और वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं, आविष्कारक देख लेते हैं
कि क्वांटम सिद्धांत, बहुत ही क्वेश्चन पूछता है, क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक दिए थे। कैलकुलेटर बी पास्कल, क्लोरोफॉर्म जेम्स हैरिसन। टेलीग्राफ, तो टेलीग्राफ की खोज मार्कोनी किए थे। और टेलीविजन जेल बेयर, टेलीफोन ग्राहम बेल, टेलीस्कोप गैलीलियो, ट्रांजिस्टर विलियम शैकले और डायनेमो माइकल फैराडे। चलिए अगला है कि पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, परमाणु बम ऑटो हन, रेडियो एक्टिविटी हेनरी बेकुलर, रेडियम तो मैडम क्यूरी, रेडियो तो मार्कोनी, रक्त परिवहन विलियम हार्वे, भाप इंजन तो ये जेम्स वाट, रडार टेलर एवं यंग, गन पाउडर रोजर बेंकन, छपाई कला गुटेनबर्ग, हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स, एक्सरे रॉन्टजन, हाइड्रोजन केवेंडिश, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, नाभिक रदरफोर्ड। परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या आपका हो जाएगा मोसले, परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन, बैरोमीटर ई टॉर्सेली, आवर्त का नियम मेंडलीफ, डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल, सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन, माइक्रोस्कोप जॉन सान और रक्त परिवर्तन लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर, इंसुलिन बेटिंग एवं बेस्ट, पोलियो के टीका जॉन इसार, बेतार का तार मार्कोनी, जेट इंजन फ्रैंक व्हिटल, रडार अल्बर्ट टेलर। याद रखिएगा डब्ल्यू वाटसन भी किया था, ज्यादातर डब्ल्यू वाटसन ही आपको मिलेगा, रडार का आविष्कारक डब्ल्यू वाटसन, प्रिंटिंग प्रेस जॉन गुटेनबर्ग, माइक्रोस्कोप जेड जॉनसन। अगला है कि प्रेशर कुकर डेनिस पेपिन, कॉस्मिक किरणें विक्टर हेस, टेलीस्कोप हैंस लेप्रेसी और एसी मोटर निकोला टेस्ला, क्रोनोमीटर जॉन हैरिसन। चलिए इस पर टेस्ट पेपर दे देते हैं। टेस्ट पेपर है कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। जो हाइड्रोजन बम है किस अभिक्रिया पर आधारित है, तो जो हाइड्रोजन बम है ये नाभिकीय संलयन पर है। किस पर? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। अगला है कि परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, तो जो परमाणु बम है आपका हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पर। किस पर? नाभिकीय विखंडन पर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि रडार के आविष्कारक कौन थे। तो रडार का आविष्कारक अल्बर्ट टेलर इस किताब में दिया है, लेकिन आप याद रखिएगा डब्ल्यू वाटसन। कौन किए थे? डब्ल्यू वाटसन। अगला है कि न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉनों की खोज पाउली किया था 1930 ईस्वी में। चलिए अगला है कि आवर्त के नियम की खोज, तो आवर्त के नियम की खोज की थी, बताइए, मेंडलीफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंडलीफ। अगला प्रश्न है कि प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था, तो ये एनरिको फर्मी के निर्देशन में बनाया गया था। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया, 7वां क्वेश्चन है। प्रथम हाइड्रोजन बम 1952 ईस्वी में बनाया गया। अगला है कि प्रोटॉन किस प्रकार का कण है, तो प्रोटॉन जो है ये धन आवेशित कण है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित, न्यूट्रॉन उदासीन आवेशहीन है। चलिए अगला है कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित। इलेक्ट्रॉन कैसा कण है, तो ऋण आवेशित है, ऋण आवेशित। अगला प्रश्न है कि न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है, तो जो न्यूट्रॉन जो है ये आवेशहीन है। कैसा है? आवेशहीन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, तो परमाणु बम का आविष्कार जो किया था इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटो हॉर्न। कौन किया था? ऑटो हॉर्न। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था, तो जो प्रथम परमाणु बम था ये प्रथम परमाणु बम 1945 ईस्वी में बनाया गया था, 1945 ईस्वी में। अगला है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो ये जे थॉमसन ने किया था 1897 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। अगर ऑप्शन में गोल्डस्टीन रहे तो गोल्डस्टीन मारना है, अगर गोल्डस्टीन नहीं रहे तो अब रदरफोर्ड मारना है। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। अगला प्रश्न है कि पोलियो के टीका का खोज, तो पोलियो के टीका का खोज किसने किया था, तो पोलियो के टीका का खोज जॉन इसाल किया था। अगला प्रश्न है कि डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे, तो डायनामाइट के आविष्कारक थे अल्फ्रेड नोबेल। अगला प्रश्न है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन किया था। जो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी कण होता है। अगला बहुत ही पूछता है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो वेधन क्षमता जो होती है सबसे अधिक, बताइए, गामा किरण की होती है। राइट आंसर हो जाएगा गामा किरण। अगला प्रश्न है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अगला प्रश्न है कि सोलर सिस्टम को किसने खोजा, सोलर सिस्टम को खोज किसने किया था,
तो सोलर सिस्टम को कॉपरनिकस खोजा था। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है, तो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर के रूप में न्यूट्रॉन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, तो क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया था। अगला प्रश्न है कि रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था, तो रेडियोधर्मिता का आविष्कार हेनरी बेकलर किया था। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है, तो जो बिग बैंग थ्योरी जो होता है ये डॉपलर प्रभाव पर संबंधित है, और डॉपलर प्रभाव का संबंध किससे है, तो ध्वनि से है। और बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था, एब जॉर्ज लेमेंतियर दिया था, एब जॉर्ज लेमेंतियर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है, तो इसमें सूक्ष्म तत्व हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को सूक्ष्म तत्व के रूप में कैवेंडिश ने खोज किया था। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जानते हैं, तो इसको अप्सरा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था, आवेश का निर्धारण किसने किया था, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण जो किए थे ए राइट आंसर इसका हो जाएगा मिलिकॉन। कौन किए थे, मिलिकॉन। अगला प्रश्न है कि परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन है, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। चलिए अगला प्रश्न है कि लकड़ी की आयु ज्ञात करने के लिए सहायक है, तो जो लकड़ी का जो ज्ञात करेंगे जिसमें कार्बन की मात्रा होगा उसको कार्बन 14 से ज्ञात करते हैं, कार्बन 14 से, कार्बन डेटिंग। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण होता है, एंटी पार्टिकल होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन का होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की आयु का आकलन करते हैं, तो यूरेनियम डेटिंग से करते हैं। अगला प्रश्न है कि गामा किरण की खोज किसने की थी, तो गामा किरण की खोज ये पॉल बिलार्ड किया था। कौन किया था, पॉल बिलार्ड किया था। अगला प्रश्न है कि जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो जीवाश्म यानी जिसमें कार्बन की मात्रा है, तो ये रेडियो कार्बन डेटिंग से। चलिए अगला प्रश्न है कि पोलोनियम की खोज किसने की थी, तो पोलोनियम की खोज इसका राइट आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी। अगला प्रश्न है कि अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय जाता है, तो अक्रिय गैसों का खोज करने का श्रेय ये रैमजे को जाता है। किसको, रैमजे को जाता है। अगला प्रश्न है कि डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो डायनामाइट बनाने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग करते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था, तो हाइड्रोजन बम विकसित करने का श्रेय जाता है सैमुअल कोहेन को। किसको, सैमुअल कोहेन को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम विकसित करने का श्रेय सैमुअल कोहेन को जाता है। अगला प्रश्न है कि परमाणु बम का विकास किसने किया था, तो परमाणु बम का विकास जे रॉबर्ट ओपेनहीमर किया था। कौन किया था, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर किया था। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।